Hello friends, welcome back to Mentor Manthan. I hope you all are doing very good. So those who are new to the channel, a very warm welcome to you all and let me quickly introduce myself. So my name is Pooja और मैं biology offline educator हूँ for the past 8 years and recently I have started this channel a month ago to guide teaching exam aspirants mainly KVS, EMRS and DSSSB. So as we know कि KVS and EMRS Tier 2 as well as DSSSB examinations 2026 में होने वाली है. So for that we have started a series on this channel जिसमें मैं 9th and 10th biology topics cover कर रही हूँ bilingually. So yes, whether you are from Hindi medium or English medium, आप दोनों ही mediums के बच्चे इन topics को देख सकते हैं. And also quite a few topics are completed जिसकी playlist मैंने channel पे बना दी है. So you may go and visit it. And अपार्ट फ्रॉम दिस आज का जो टॉपिक है हमारा दैट इज डाइजेशन. ये क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में से एक पार्ट है. आज हम कवर करेंगे डाइजेशन या पाचन को. एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि हम इन सीरीज में आंसर राइटिंग भी करते हैं प्लस थ्योरी भी करते हैं. जैसे आज की क्लास में फर्स्ट वी विल डू द थ्योरी ऑफ डाइजेशन एंड देन उसके बाद आंसर राइटिंग. एंड इन नेक्स्ट क्लास हम डाइजेशन से रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे. सो येस, नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक दैट इज डाइजेशन और पाचन. तो देखो, डाइजेशन आप सबको पता है कि जो भी आपने खाना खाया, ठीक है, वो खाना जाके पचता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा. सो दैट इज सिंपली उसको हम डाइजेशन या पाचन कहते हैं. बट अगर हम बायोलॉजिकल डेफिनेशन की बात करें तो इट इज रेफर्ड एज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म्स. देखो, सरल भाषा में इसको समझते हैं. मान लो तुमने क्या खाई, रोटी खाई, चावल खाया. अब क्या होता है, रोटी और चावल के अंदर क्या मौजूद है, तुम्हारा स्टार्च. ठीक है, स्टार्च जो है, ठीक, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, यानी जटिल कार्बोहाइड्रेट है. अब इसको तोड़ना है हमने इसकी सिंपल फॉर्म्स में. तो जब तुम स्टार्च को तोड़ोगे पहले तो बनेगा माल्टोस. फिर माल्टोस तुम्हें पता है ये डाइसैकेराइड शुगर होती है. डाइसैकेराइड का मतलब क्या है, ये दो सिंपल शुगर, सरल शर्करा जो होती है उससे बनकर मिली है, दैट इज ग्लूकोज. तो अब माल्टोज आगे जाके टूटेगा ग्लूकोज की फॉर्म में. ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को जिसमें हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, जटिल पदार्थों को तोड़ते हैं सिंपल सरल फॉर्म्स में, दैट इज रेफर्ड टू एज डाइजेशन. बट डाइजेशन के अंदर सिर्फ ये एक पचाने की क्रिया नहीं होती, और भी टोटल 5 स्टेप्स होते हैं इसके अंदर. तो सबसे पहला स्टेप होता है इंजेशन. इंजेशन का मतलब क्या होता है, जो भी खाना तुम मुंह के अंदर ग्रहण कर रहे हो, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज रेफर्ड टू एज इंजेशन या फिर अंतः ग्रहण. नेक्स्ट है डाइजेशन. डाइजेशन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि खाने का जो टूटना होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का टूटना सिंपल फॉर्म्स में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इज रेफर्ड टू एज डाइजेशन या पाचन. फिर तीसरा स्टेप आता है आपका एब्जॉर्प्शन या अवशोषण. एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अब जब तुमने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया सिंपल शुगर्स के अंदर, सरल शर्करों के अंदर, प्रोटीन टूटेंगे अमाइनो एसिड के अंदर. ठीक है, इस तरीके से जब खाना हमारे सिंपल फॉर्म्स के अंदर टूट जाता है तो ये न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व जो होते हैं ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब किए जाते हैं, इनका अवशोषण होता है एंड इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन. देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा एसिमिलेशन या आत्मसात. अब क्या होगा, जो ये ब्लड है ये हमारे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों को बॉडी के हर एक सेल, कोशिका के पास लेके जाएगा और वहां पे ये कोशिका या सेल्स जो है इसको यूज करेंगी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए. जैसे रिपेयर के लिए भी यूज कर सकती है, मरम्मत के लिए भी, ग्रोथ के लिए भी. सो ये प्रोसेस कहलाती है हमारी आत्मसात या एसिमिलेशन. एंड देन उसके बाद फाइनली जो खाना हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, वो फीसेस यानी कि मल के रूप में जो है बॉडी के बाहर निकल जाता है एंड इस प्रक्रिया को हम कहते हैं इजेशन या उत्सर्जन. सो दीज आर द 5 स्टेप्स ऑफ योर डाइजेशन. डायरेक्ट क्वेश्चन इनके ऊपर भी आ सकता है कि टोटल 5 स्टेप्स जो है वो बताओ. ठीक है, 2 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन जो है ये बनता है. देन उसके बाद जैसे कि आपको यहाँ पे साइड में डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है. बट डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर 2 चीजें आती हैं. एक आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, दैट इज एलिमेंट्री कैनॉल या फिर आहार नाल. ये एक 9 मीटर लंबी कैनॉल होती है जो हमारे माउथ से, मुंह से लेकर के एनस यानी गुदा तक होती है. ठीक, एंड इसके अलावा होते हैं कुछ हमारी ग्रंथियां जिसको कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड. डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र के अंदर एक होती है एलिमेंट्री कैनॉल जिसके अंदर आपके डिफरेंट ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि आपकी फेरिंग्स, ग्रसनी जिसको हम कहते हैं, ईसोफेगस आहार नाल हो गई, स्टमक यानी अमाशय हो गया. ये सब चीजें तो हो गई हमारी एलिमेंट्री कैनॉल के अंदर. लेकिन इसके अलावा कुछ ग्रंथियां, ठीक है, जो कुछ एंजाइम्स रिलीज करती हैं और पाचन में मदद करती हैं, उसको कहते हैं पाचक ग्रंथियां या डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. ठीक, अब एक एक करके हम पहले एलिमेंट्री कैनॉल के जितने पार्ट्स हैं वो यहाँ पे पढ़ेंगे.
सो एलिमेंट्री कैनॉल कहाँ से चलती है आपकी? माउथ से लेकर के एनस तक, मुख से गुदा तक। तो अगर हम सबसे पहले माउथ की बात करें, जिसको हम हिंदी में मुख गुहा और इंग्लिश में बकल कैविटी भी कहते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डाइजेशन शुरू कहाँ पे होता है, एलिमेंट्री कैनॉल के कौन से हिस्से में? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका माउथ या फिर बकल कैविटी। आपके डाइजेशन की प्रोसेस माउथ से ही शुरू हो जाती है। अब माउथ के अंदर आपको दो चीजें मिलती हैं सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज योर टीथ एंड दूसरा आपका टंग। ठीक है, आपको दांत देखने को मिलते हैं और आपकी जीभ देखने को मिलती है। सबसे पहले अगर हम बात करें दांतों की, तो देखो दांतों का काम क्या होता है, ये च्यूइंग यानी मैस्टिकेशन के लिए, फूड को तोड़ने के लिए काम आता है, चबाने के काम आता है। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में दांत हमारे खाने को तोड़ता है। ठीक है, एंड दांतों के अध्ययन को यानी स्टडी ऑफ जो टीथ है, दैट इज रेफर्ड टू एज ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी, आई होप इतना क्लियर है आपको। देन आपको पता है कि जो आपके दांत होते हैं वो 4 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक, सबसे पहले होते हैं हमारे इंसिजर्स, जो खाने को काटने में मदद करते हैं। देन होते हैं कैनाइंस, कैनाइंस खाने को चीरने में, टीयरिंग में मदद करते हैं। फिर आते हैं हमारे प्रीमोलर्स यानी कि पूर्व दाढ़, दाढ़ से पहले वाले दांत यानी पूर्व दाढ़, ये हमारे खाने को पीसने में, ग्राइंडिंग में मदद करते हैं। एंड नेक्स्ट आती है हमारी दाढ़ यानी कि मोलर्स, जो खाने को कुचलने और पीसने में मदद करते हैं। ठीक, सो ये 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ्स है हमारी बॉडी में। इनके नंबर की बात करें तो 2 इंसिजर्स। अब इसको नंबर समझने के पहले ना एक काम करो, अपने दांत को पहले 2 हिस्से में डिवाइड करो। एक तो तुम्हारे ऊपर वाले दांत हो गए, एक तुम्हारे नीचे वाले दांत हो गए, अपर जॉ एंड लोअर जॉ। अब तुम अपर जॉ लो, अपर जॉ को भी तुमने कैसे डिवाइड करना है, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देना है, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, तो तुम लेफ्ट साइड में अगर देखोगे तो तुम्हें दिखाई देंगे 2 इंसिजर्स, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर्स। ठीक, इसी तरीके से अगर तुम ऊपर वाले जॉ की दूसरी साइड पे, राइट साइड पे जाओगे तो वहां पे भी 2 इंसिजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। करेक्ट। फिर आप नीचे वाले में भी जाओगे तो इस तरीके से लेफ्ट एंड राइट डिवाइड कर लोगे। तो जो डेंटल फॉर्मूला बनकर आता है यानी कि दंत सूत्र एडल्ट्स के लिए, ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में, दैट इज 2 1 2 3। ठीक है, 2 1 2 3 हमने क्या लिया, एक हिस्सा मतलब एक जॉ, ऊपर वाले जबड़े में एक साइड के दांत जो है उसको काउंट करा। ठीक, तो 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 हम लिखते हैं, यानी कि ऊपर वाले जबड़े और नीचे वाले जबड़े, अपर एंड लोअर जॉ के एक एक साइड के दांतों को हम इस तरीके से दिखाते हैं। और जब आप इन सब का टोटल कर लोगे तो ये टोटल आपके 32 दांत जो है वो बन जाते हैं। आई होप आपको इतना क्लियर है। देन आप बचपन से पढ़ते आते हो कि 2 दांत होते हैं, एक होते हैं दूध के दांत, ठीक है, दैट इज मिल्क टीथ, या फिर इसको हम कहते हैं कि ये नॉन परमानेंट है। ठीक है, ये स्थायी दांत नहीं होते, और दूसरे होते हैं परमानेंट टीथ यानी कि स्थायी दांत। ठीक है, तो जो मिल्क टीथ होता है वो 6 महीने से लेकर 6 साल की उम्र तक आते हैं, और परमानेंट टीथ जो है वो 6 साल के बाद आते हैं। राइट, अब आपको मिल्क टीथ का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है 2102 अपॉन 2102, यानी कि 2 इंसिजर, एक कैनाइन, यहां पे आपकी कोई पूर्व दाढ़ या फिर प्री मोलर्स मौजूद नहीं होते, एंड सिर्फ 2 दाढ़ होती है जिसको कहते हैं मोलर्स। ठीक, ये क्लियर है। जबकि एडल्ट टीथ की बात करें तो इसमें कितने थे, टोटल 32 नंबर होता है, और मिल्क टीथ में बात करें तो टोटल 20 नंबर है दांतों का हमारे। इतना क्लियर है सबको? देन देर आर 3 वर्ड्स जो हम अपने दांतों के लिए यूज करते हैं, ह्यूमन यानी मानव दांतों के लिए। सबसे पहला है थीकोडोंट। जैसा कि आपको पता है कि आपके दांत जबड़ों के अंदर धंसे हुए होते हैं, तो इसलिए जो वर्ड यूज होता है वो है थीकोडोंट। ठीक, देन उसके बाद सेकंड आता है हेट्रोडोंट। जैसा कि आपने देखा कि आपके अलग अलग टाइप ऑफ टीथ है, दांत अलग अलग है, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, इसलिए हेट्रोडोंट यूज करते हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। एंड इसके बाद लास्ट आता है डाइफायोडोंट। डाई का मतलब क्या हुआ, 2, क्योंकि आपके दांत जो है 2 बारी आ रहे हैं, दैट इज मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, इसलिए हम इसको कहते हैं डाइफायोडोंट। ठीक है, तो ये 3 आपको ऑप्शंस आ सकते हैं ह्यूमन टीथ से रिलेटेड एमसीक्यू में। देन इसके बाद एक होता है वर्ड डेंटिशन। डेंटिशन किसको कहते हैं, ये जो आपके दांतों की अरेंजमेंट है ना, दैट इज रेफर्ड टू एज डेंटिशन। उसके बाद जो ये मैंने फिगर अटैच करा है, आप इसमें देखो जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है आपके दांतों की, दैट इज वाइट कलर की। ठीक है, इसको कहते हैं हम एनेमल,
और ये बनी होती है कैल्शियम एंड फॉस्फेट की। इसके अंदर मिनरलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ योर बॉडी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इनेमल के अंदर की लेयर जो होती है इसको कहते हैं हम डेंटाइन, और डेंटाइन के अंदर आपको दिख रही है पल्प कैविटी या पल्प गुहा। तो यहाँ पर आपकी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और वेन्स मौजूद होती हैं। ठीक, दैट इज धमनी और शिराएं यहाँ पे मौजूद होती हैं। सो ये था आपका पूरा माउथ का पहला पार्ट, दैट इज योर टीथ और दांत। नाउ नेक्स्ट चीज जो आपको बकल कैविटी के अंदर मिलती है दैट इज योर टंग या फिर जीभ। ऑल्सो याद रखना कि जीभ के लिए एक बायोलॉजी में जो वर्ड यूज होता है दैट इज लिंगुआ। ठीक, अब देखो आप अपनी जीभ को क्या है मूव कर सकते हो, हिला डुला सकते हो, तो इसलिए जीभ या फिर टंग आपका एक मस्कुलर ऑर्गन है। इसके अंदर कोई हड्डियां मौजूद नहीं होती। फंक्शंस क्या क्या है इसके, ये आपके खाने को मिक्स करता है लार के साथ, यानी मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। दूसरा, आपने देखा होगा बहुत क्लोज अपनी जीभ पे कि कुछ छोटे छोटे दाने मौजूद होते हैं, इनको कहते हैं पैपिले, और इन पैपुलों पे मौजूद होते हैं हमारे टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स जो है वो हमें बताते हैं कि जो भी हम खाना खा रहे हैं वो स्वीट है, मीठा है, खट्टा है। तो जो टेस्ट आता है हमें वो इन्हीं टेस्ट बर्ड्स की वजह से आता है, राइट। एंड देन आपने देखा है कि जो जीभ है आपकी वो आगे से तो क्या है फ्री है, ठीक, लेकिन पीछे से वो कहीं ना कहीं तो जुड़ी है। तो एक टिश्यू या उतक जो कनेक्ट करता है आपके टंग को फ्लोर ऑफ द माउथ के साथ, उसको कहते हैं फ्रेन्यूलम। 1 मार्क के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रेन्यूलम। ठीक, नाउ एरियाज ऑफ टंग एंड देयर टेस्ट बर्ड्स, यानी जीभ के भाग और उनकी स्वाद ग्रंथियां, राइट। तो देखो जो सबसे आगे, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, सबसे आगे टिप ऑफ द टंग जो है उस पे आपको मीठे का टेस्ट आता है। ठीक, साइड्स पे आपको किसका आता है, सावर यानी कि खट्टी चीजों का। एंड की बात करें बिल्कुल पीछे जहां पे हम दवाई रखकर खाते हैं अक्सर, वहां पे होता है आपको बिटर यानी कि कड़वा टेस्ट। इसलिए ये जो दवाइयां हम पीछे रख के खाते हैं ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उल्टा वहां पे बिटर टेस्ट जो है, कड़वा टेस्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि वहां पर आपके कड़वे के टेस्ट वर्ड जो है वो मौजूद है। ठीक, तो ये थे हमारे टेस्ट वर्ड्स। ठीक, इनके ऊपर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जिससे हमें टेस्ट आता है। एंड देन आप ये पूछ सकते हो कि तीखेपन का टेस्ट क्यों नहीं आता, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल टेस्ट बर्ड्स नहीं होते हैं। तीखेपन को हमारी बॉडी जो है वो पेन रिसेप्टर्स उसे पहचानते हैं, और इसलिए वो एक तरीके का पेन होता है बॉडी के लिए। ठीक है, उसके लिए टेस्ट बर्ड्स कोई मौजूद नहीं होते। एंड हेंस क्योंकि बॉडी के पेन रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं तो आपकी आंखों से ज्यादा तीखा खा लेने पे पानी आने लगता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर टंग। नाउ देखो जो नेक्स्ट पार्ट है आपके मुंह के अंदर पाया जाने वाला, दैट इज इन योर बकल कैविटी, इज योर सलाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां। अब सलाइवरी ग्लैंड्स हम सबको पता है कि ये रिलीज करती है हमारी लार या फिर सलाइवा। जब भी हम खाने के बारे में सोचते हैं तो हमें अचानक से मुंह में पानी आता है, उसी पानी को हम कहते हैं सलाइवा या फिर लार। नाउ ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो है ना, ये 3 टाइप्स की होती है। सबसे पहले होती है पैरोटिड ग्लैंड, दूसरी होती है सब मैंडिबुलर, इसको सब मैक्सिलर भी कहते हैं, और तीसरी होती है सब लिंगुअल। तो जो सबसे बड़ी होती है, जिसका साइज सबसे बड़ा होता है, दैट इज योर पैरोटिड ग्लैंड, और जो सबसे ज्यादा सलाइवा बनाती है, 70% आपके लार को बनाती है, दैट इज योर सबलिंगुअल ग्लैंड। ठीक, इसके अलावा इनके लोकेशन की बात करूं तो पैरोटिड ग्लैंड तुम्हें, जैसे कि फिगर में देख सकते हो, बिल्कुल कानों के नीचे दिखती है। मैंडिबुलर की बात करेंगे तो तुम्हें ये लोअर जॉ के नीचे, जो नीचे वाला जबड़ा है ना, उसके नीचे दिखती है। और सब लिंगुअल की बात करेंगे तो देखो, लिंगुआ वर्ड मैंने बताया किसके लिए, जीभ, तो ये तुम्हारे जीभ के आगे दिखती है। तो ये थी 3 हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स और उनकी पोजीशन। देन सलाइवरी ग्लैंड ने रिलीज करा सलाइवा। ठीक है, इस सलाइवा के अंदर होगी कुछ चीजें जो आपके डाइजेशन में मदद करेगी। तो सबसे पहला होता है हमारा एंजाइम, जिसको कहते हैं हम सलाइवरी अमाइलेज या फिर टाइलिन। और जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में बताया था कि स्टार्च क्या है, एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, यानी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। तो यहां पर मुंह के अंदर ही आपका सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, इस स्टार्च को तोड़ देता है डाइसाइक्राइड शुगर माल्टोज के अंदर। दूसरा आपको इस सलाइवा के अंदर मिलता है लाइजोजाइम। अब लाइजोजाइम क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है जो एंटीबैक्टीरियल है, यानी तुम्हारे खाने के साथ साथ जो भी छोटे मोटे बैक्टीरिया एंटर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी फिंगर्स पे भी होते हैं, हो सकता है कि खाने पे भी हो, तो जब ये खाना अंदर लेते हो मुंह के अंदर, और उस टाइम अगर कोई माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया एंटर कर रहा है, तो ये लाइजोजाइम जो है उस बैक्टीरिया का खात्मा कर देगा यहीं पर, राइट। इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है पीएच की बात करें तो देखो, पीएच एज साइंस स्टूडेंट्स यू ऑल नो, पीएच क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस को ये बताने के लिए कि वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, हम पीएच डिटरमाइन करते हैं। तो जो हमारा सलाइवरी जूस है, सलाइवा है, ठीक, ये क्या होता है, इसका पीएच 6.8 है, दैट इज इट इज स्लाइटली एसिडिक। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रल पीएच होता है वो हमारा 7 पर आता है।
क्योंकि ये 7 से कम है तो हम इसको कहेंगे कि ये हल्का फुल्का थोड़ा सा एसिडिक होता है। ठीक, देन उसके बाद दो टर्म्स आती है हमारी, बोलस और डीग्लशन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, जब आप खाने को मुंह में लेते हो, ठीक है, उसको च्यू करते हो, उसको तोड़ते हो, तो भोजन जो है आपका खाना मिल जाता है आपकी सलाइवा के साथ। ठीक, और मिल के वो एक छोटा सा लड्डू बना लेता है, सॉफ्ट मास बना लेता है, जिसे कहते हैं हम बोलस। एंड देन लास्ट टर्म है डीग्लशन, खाने को निगलना, बोलस को निगलना जो है, दैट property or sorry that term is referred to as deglution. देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज फेरिंग्स या फिर ग्रसनी। अब खाना जो है आपका मुंह के बाद जाता है अगले हिस्से में, जिसको कहते हैं हम ग्रसनी या फिर फेरिंग्स। अब फेरिंग्स आपका कॉमन पैसेज है फूड और एयर दोनों के लिए, मतलब यहाँ तक खाना भी आता है ग्रसनी में और हवा भी आती है। इसके बाद इनके रास्ते अलग हो जाते हैं, जैसे 10th स्टैंडर्ड तक आप सेम स्ट्रीम पढ़ते हो सब कुछ, 11th 12th में आपके फ्रेंड्स अलग हो जाते हैं अलग अलग स्ट्रीम में। सिमिलरली यहाँ पे जो हवा है, एयर चली जाती है आपकी ट्रैकिया, विंड पाइप या श्वसन नली के अंदर, और जो खाना है वो चला जाता है आपकी फूड पाइप या फिर ईसोफेगस के अंदर। ठीक है, अब ईसोफेगस जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ठीक है, एक फूड पाइप है, मस्कुलर है क्योंकि ये मसल्स की बनी हुई है, मांसपेशियों की होती है। अब इसमें क्या होता है ना कि ये एक मूवमेंट शो करती है, गति शो करती है, जिसको कहते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है, संकुचन होता है, ठीक है, फिर वो रिलैक्स करता है, जिससे खाना जो है आगे की तरफ पुश होता चला जाता है और अगले हिस्से हमारे अमाशय या स्टमक के अंदर आता है। ठीक, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जैसे हम जगह जगह पे गेट्स लगाते हैं अपने घरों में, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए गेट मौजूद होता है, इसी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जब खाना जाता है तो वहां पे कुछ गेट्स मौजूद होते हैं, जिनको हम स्पिंचर्स कहते हैं इन बायोलॉजी, ताकि खाना वापस से पिछले हिस्से में ना जा सके। तो अब ईसोफेगस के बाद जो है आपका खाना जाता है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज योर अमाशय और योर स्टमक। तो यहाँ पे ईसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्पिंचर मौजूद होता है, इसको कहते हैं हम ईसोफिगल स्पिंचर या कार्डियक स्पिंचर। कार्डियक नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जो आपका अमाशय है, फिगर में देखो, यहाँ पे आपके स्टमक के 4 पार्ट्स दिए हुए हैं। तो जो सबसे पहला हिस्सा है दैट इज योर कार्डियक, दूसरा फंडस, फिर बॉडी जो मेन पार्ट होता है, और लास्ट में पाइलोरस। अब ईसोफेगस खुलती है पहले हिस्से में, दैट इज कार्डियक, इसलिए इस स्पिंचर का नाम कार्डियक स्पिंचर भी होता है। सो कंफ्यूज नहीं होना, ईसोफेगल स्पिंचर और कार्डियक स्पिंचर दोनों ही एक है। जो ईसोफेगस से खाने को आगे भेज रहा है स्टमक के पास, और फिर वो बंद कर देता है, उस गेट को क्लोज कर देता है, ताकि वापस से खाना आपका ईसोफेगस में ना जा सके। नेक्स्ट पॉइंट जो स्टमक का होता है, ये आपको कैसा दिख रहा है, जे शेप्ड आकार का दिख रहा है, जे की तरह, अल्फाबेट होता है ना हमारा जे, ये उसकी तरह दिख रहा है। तो स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन। पार्ट्स जो है आपने देख ही लिए। अब स्टमक जो है, इसके अंदर क्या होता है, 4 से 5 घंटे के लिए आपका खाना होता है। ठीक है, यहाँ पे डाइजेशन चल रहा होता है। तो डाइजेशन के लिए यहाँ पे मौजूद होती हैं कुछ ग्रंथियां, जिसको कहते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो रिलीज करती है आपका गैस्ट्रिक जूस। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर, जैसा कि स्लाइवरी जूस के अंदर काफी कुछ था डाइजेशन के लिए, तो इसी तरीके से गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी कुछ चीजें होती हैं जो डाइजेशन या पाचन में मदद करती हैं। सबसे पहले तो इसमें मौजूद होता है म्यूकस, जिसको हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा, जो आपकी स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, क्योंकि यही गैस्ट्रिक ग्लैंड्स HCl भी रिलीज करती है। जब आपको गैस बनती है तब आप कहते हो कि आपको जलन हो रही है, तो ये एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसकी वजह से होता है। सो फर्स्ट पॉइंट, गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपको मिलता है म्यूकस, जो एक लाइनिंग, एक आवरण, एक कवरिंग सा बना देता है आपके स्टमक के आसपास, सो दैट ये HCl आपकी स्टमक की लाइनिंग को खराब ना कर सके। दूसरा जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिलता है दैट इज योर HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो खाने के पाचन में मदद करने के लिए एक एसिडिक एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करता है, साथ साथ यहाँ पे जो बैक्टीरिया मौजूद होंगे उनको भी किल करता है। एंड लास्ट आता है हमारा एक एंजाइम पेप्सिनोजेन। अब पेप्सिनोजेन जो है ये इनएक्टिव एंजाइम है। ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और इसके एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए ही किसकी जरूरत है, HCl के लिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट, पेप्सिनोजेन को अपनी एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है हमें HCl। ठीक है, और ये पेप्सिन जो है ये मदद करता है हमारे प्रोटीन के डाइजेशन में। ठीक, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर अलग अलग टाइप के सेल्स या कोशिकाएं पाई जाती हैं, और ये अलग अलग सेल्स के अलग अलग नाम होते हैं, एंड दे रिलीज डिफरेंट सब्सटेंसेस। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले सेल का नाम बताऊं तो दैट इज योर पेप्टिक सेल्स, इनको चीफ सेल्स के नाम से भी जानते हैं।
और ये रिलीज कर रहे हैं तुम्हारा पेप्सिन, ठीक, यानी कि पेप्सिनोजन, बाद में वो पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। दूसरे टाइप ऑफ सेल्स जो है उनको कहते हैं ऑक्जेंटिक, एसिडिक या पेरिटियल सेल्स, और ये रिलीज करते हैं आपका HCl। वेरस जो तीसरे म्यूकस सेल्स है वो रिलीज कर रहे हैं आपका म्यूकस। तो इस तरीके से गैस्ट्रिक ग्रंथियों के अंदर आपके अलग अलग सेल्स हैं जो अलग अलग चीजों का स्राव या सिक्रीशन करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा स्टमक से, स्पेशली गैस्ट्रिक ग्लैंड से, कि आपको मैंने अभी 3 सेल्स के नाम बताए जिसमें से जो ऑक्जेंटिक या पेरिडियल सेल्स था वो आपका HCl रिलीज कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम दिस ये रिलीज करता है एक फैक्टर जिसका नाम होता है कैसल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर, और ये मदद करता है आपके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कौन सी स्पेशल चीज होती है जो विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में, अवशोषण में मदद कर रही है। सो योर आंसर शुड बी कैसल्स इंट्रिंसिक गैस्ट्रिक फैक्टर, और यहां खत्म होता है हमारा पूरा अमाशय या फिर स्टमक। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर एलिमेंट्री कैनाल का जो अगला हिस्सा है दैट इज योर छोटी आंत या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन। अब छोटी आंत ना नाम पे नहीं जाना, ठीक है, इसका नाम स्मॉल है लेकिन ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल का। लगभग 9 मीटर में से 6 मीटर या फिर 6.25 मीटर के आसपास आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन ही होती है। सो इट इज अ वेरी लॉन्ग, नैरो एंड कॉइल्ड ट्यूब, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो कि जो ये सबसे ज्यादा कॉइल्ड उलझा हुआ हिस्सा है, ठीक है, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, 6 to 7 मीटर्स जो है इसकी लेंथ होती है। अब इसके भी 3 हिस्से होते हैं। सबसे पहला हिस्सा जो है इसको कहते हैं हम ड्यूडेनम, ठीक, सबसे पहला हिस्सा इज योर ड्यूडेनम, और ये C शेप का होता है, C आकार का होता है। देन ये सबसे छोटा भाग होता है, इट इज द शॉर्टेस्ट। तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स में से जो सबसे छोटा हिस्सा है दैट इज योर ड्यूडेनम। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है जेजुनम। नाउ जेजुनम जो है वो बीच वाला हिस्सा होता है और ये सबसे मोटा हिस्सा होता है। एंड देन उसके बाद लास्ट आता है इलियम, और इलियम जो है ये आपकी छोटी आंत का सबसे आखिरी हिस्सा है जो कि सबसे ज्यादा लंबा होता है। अभी मैंने बताया कि 6 से 7 मीटर तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, उस 6 से 7 मीटर में से करीबन 3-3.5 मीटर आपका इलियम ही है, और ये हिस्सा काफी ज्यादा कॉइल्ड होता है, काफी ज्यादा कुंडलीदार, कुंडी मार के बैठा है, बहुत ज्यादा उलझा हुआ है, जैसा आप फिगर में देख सकते हो। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि फिगर में ये चीज अंदर का हिस्सा क्या है जो काफी कॉइल्ड है, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, और बाहर का जो थोड़ा रेडिश या पिंकिश कलर का है दैट इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, तो अब देखो, जब तुम्हारा खाना ईसोफेगस से स्टमक में आया तब वहां पे एक गार्ड बैठा था जिसको कहा हमने ईसोफेगल स्पिंचर, सो दैट अमाशय या स्टमक से आपका खाना पीछे ना जा सके। इसी तरीके से जब अमाशय से खाना छोटी आंत में आता है तो एक स्पिंचर, एक गार्ड बैठा होता है जिसको कहते हैं हम पाइलोरिक स्पिंचर। ठीक है, तो आपके स्टमक का लास्ट पार्ट दैट इज योर कौन सा था, कार्डियक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। पाइलोरिक लास्ट हिस्सा था। पाइलोरिक जो है वो ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से ड्यूडेनम के अंदर, इसीलिए इसका नाम पाइलोरिक स्पिंचर रखा गया क्योंकि स्टमक का जो लास्ट पार्ट था दैट वाज योर पाइलोरिक। ठीक, इतना क्लियर है। देन उसके बाद जैसे स्टमक के अंदर आपने कुछ ग्लैंड्स, ग्रंथियां देखी थी, इसी प्रकार से इंटेस्टाइन या छोटी आंत की अपनी ग्रंथियां होती हैं जो रिलीज करती हैं इंटेस्टाइनल जूस यानी आंत का रस, और इसका एक स्पेसिफिक नाम और होता है जिसको कहते हैं हम सकस एंट्रिकस। ठीक है, कई बार क्वेश्चंस आते हैं कि सकस एंट्रिकस कौन से जूस को कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस हो गया, इंटेस्टाइनल जूस हो गया, स्लाइवरी जूस हो गया। सो द करेक्ट आंसर इज योर इंटेस्टाइनल जूस का नाम सकस एंट्रिकस भी होता है। अब इसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स मिलेंगे जैसे कि माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये तीनों एंजाइम्स मदद करेंगे किसमें, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। फिर एक पेप्टिडेज एंजाइम मिलेगा जो प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करेगा, और लाइपेज एंजाइम मिलेगा जो मदद करेगा फैट के डाइजेशन में। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे भी आपको म्यूकस या श्लेष्मा मिलेगा जो आपकी आंतों की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखता है। ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो डाइजेशन या पाचन फाइनल आपका इसी छोटी आंत के अंदर हो जाता है। इसके बाद अगले हिस्से में जो कि बड़ी आंत होती है वहां पे किसी भी प्रकार का कोई डाइजेशन या पाचन नहीं होता। ऑल्सो जितना भी खाने का अवशोषण या एब्जॉर्प्शन है वो भी आपकी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल विच इज योर लार्ज इंटेस्टाइन। देखो, जो बड़ी आंत है इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके
एलिमेंट्री कैनाल का सबसे चौड़ा यानी वाइडर हिस्सा होता है, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है, शॉर्टर होता है। ठीक, ये करीबन करीब आपके 1.5 मीटर का होता है, जबकि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन 6 से 7 मीटर की थी। और यहाँ पे बेसिकली इसके फंक्शन की बात करें तो ये पानी के एब्जॉर्प्शन में, विटामिन B1, B12 के, इन सब के एब्जॉर्प्शन या एब्सोर्प्शन में मदद करता है, एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसेस यानी मल के निर्माण में सहायक होता है। अब जैसे आपकी इंटेस्टाइन के, स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट्स थे, वैसे इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला हिस्सा होता है सीकम, दूसरा हिस्सा कहलाता है कोलोन। कोलोन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो। इट इज असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड सिग्मोइड कोलन। इसके फर्दर ऐसे 4 पार्ट्स होते हैं। जो बाहर वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको डिफरेंट कलर का, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू और पिंक, ये आपकी सारी बड़ी आंत है यानी लार्ज इंटेस्टाइन है। और इसके अंदर जो काफी ज्यादा कॉइल्ड है, दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, अब देखो, जब आपका स्टमक खुला छोटी आंत के अंदर, वहां पे पाइलोरिक स्पिंचर था। सिमिलरली अब जब आपका स्मॉल इंटेस्टाइन खुलेगी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, तो यहाँ पे भी एक गार्ड होगा, जिसको हमने कहा इलियोसीकल स्पिंचर। इलियो वर्ड कहाँ से आया? स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी हिस्से से, इलियम से। और सीकल वर्ड कहाँ से आया? बड़ी आंत के पहले हिस्से यानी सीकम से, क्योंकि इलियम जो है वो खुल रहा है सीकम के अंदर। सो वेरी इजी, याद रहेगा, इसको क्या कहते हैं? इलियोसीकल स्पिंचर, राइट। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ साइड में एक पतली सी ट्यूब मिलती है, जो कनेक्ट करती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन से, और इसको कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। नाउ वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स का अब हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, ये हमारे पूर्वजों में, एंसेस्टर्स में काम की थी, बट राइट नाउ इसको हम वेस्टिजियल ऑर्गन कहते हैं। कोई काम नहीं है, ये सिर्फ कनेक्ट कर रही है लार्ज इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन से। एंड कई बार इस अपेंडिक्स के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ऑपरेशन करवा के इसको रिमूव करवाना पड़ता है। देन इसके बाद आता है आपका थर्ड पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, दैट इज रेक्टम। और रेक्टम में जब तक आप फीसेस को एक्सक्रीट आउट नहीं कर देते, उसका निष्कासन नहीं हो जाता, तब तक रेक्टम आपके मल को, फीसेस को स्टोर करके रखता है। एंड फाइनली रेक्टम ज्वाइन करता है एनस को, द फाइनल ओपनिंग थ्रू विच फीसेस इज एक्सपेल्ड। ये वो अंतिम छिद्र है जिससे मल बाहर निकलता है। ऑल्सो इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एनस जो है यहाँ आकर आपकी आहार नाल जो है समाप्त हो जाती है। तो वी कंप्लीटेड पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल। अब मैंने बताया था कि कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेशन में मदद करती हैं, कुछ तो हमने साथ साथ पढ़ ली, जैसे स्टमक के लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ ली, स्लाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां पढ़ ली, आंतों की ग्रंथियां जो थी स्मॉल इंटेस्टाइन वो भी पढ़ ली। बट हमारे 2 और ऐसे ऑर्गन्स हैं जो ग्लैंड्स की तरह काम करते हैं, लिवर और पैंक्रियास। अब उसके बारे में पढ़ना है। सबसे पहले लिवर या यकृत की बात करें तो ये आपके बॉडी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड या ग्रंथि होती है। एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन सारी ग्लैंड्स मिला के अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ योर बॉडी, सो दैट इज योर लिवर या यकृत। अब लिवर ना हमारे 2 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक हिस्से को कहते हैं हम राइट लोब और एक हिस्से को कहते हैं हम लेफ्ट लोब। ठीक, देन उसके बाद लिवर बनाता है हमारा बाइल जूस यानी कि पित्त का रस। तो याद रखना कि बाइल जूस बनाने का काम लिवर या यकृत का है, लेकिन इसको स्टोर करके संग्रह करने का काम और इसको कॉन्सेंट्रेटेड बनाना, थोड़ा गाढ़ा बनाने का काम होता है हमारी पित्त की थैली, दैट इज गॉल ब्लैडर के पास, जो लिवर के राइट लोब के पास मौजूद होती है। याद रहेगा कि पित्त का रस बनाता लिवर है, लेकिन उसको स्टोर एंड कॉन्सेंट्रेट करती है हमारी पित्त की थैली। और क्योंकि ये बाइल जूस थोड़ा येलो और ग्रीन कलर का होता है, इसलिए गॉल ब्लैडर का कलर भी उसी के जैसा दिखता है, दैट इज येलो एंड ग्रीन कलर का दिखता है। ठीक, अब होता क्या है कि जो हमारे लेफ्ट और राइट, दाया और बाया लोब है इस यकृत का, वहां से ना 2 नलिकाएं निकलती हैं जिसको कहते हैं हम डक्ट्स। ठीक है, लेफ्ट एंड राइट डक्ट, और एक गॉल ब्लैडर से डक्ट निकलती है जिसको कहते हैं हम सिस्टिक डक्ट, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हो। ठीक, गॉल ब्लैडर वाली डक्ट कहलाएगी सिस्टिक डक्ट, और जो लिवर के राइट और लेफ्ट लोब से डक्ट्स निकल रही है उसको कहोगे तुम लेफ्ट एंड राइट डक्ट्स। तो लेफ्ट और राइट डक्ट को इकट्ठे कहते हैं हम कॉमन हिपैटिक डक्ट। ठीक, अब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट जो गॉल ब्लैडर से निकल कर आ रही थी, दोनों ने मिलकर बनाया कॉमन बाइल डक्ट, CBD, कॉमन बाइल डक्ट। इस कॉमन बाइल डक्ट के अंदर आ रहा है हमारा बाइल जूस यानी पित्त का रस। ठीक है, अब ये कॉमन बाइल डक्ट जो है जुड़ जाती है पैंक्रिया की नलिका, जिसको पैंक्रियाटिक डक्ट का नाम देते हैं। अब ये कॉमन बाइल डक्ट प्लस पैंक्रियाटिक डक्ट ने मिलकर बनाया हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो वर्ड हमेशा आपका लिवर के लिए यूज किया जाता है, और ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट जो है खुलती है हमारी इंटेस्टाइन यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले हिस्से में, दैट इज ड्यूडेनम में खुलती है। ठीक,
दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, एक बार याद रखना कि देखो, बाइल से जो गॉल ब्लैडर से जो हमारी डक्ट निकलती है उसको कहते हैं हम सिस्टिक डक्ट, ठीक। लिवर के लेफ्ट और राइट लोब से जो डक्ट्स निकलती है उसको कहते हैं हम कॉमन हिपैटिक डक्ट। अब ये कॉमन हिपैटिक डक्ट जुड़ी हमारे गॉल ब्लैडर की सिस्टिक डक्ट के साथ और बनाया सीबीडी यानी कॉमन बाइल डक्ट। कॉमन बाइल डक्ट जो है वो जुड़ी पैंक्रिया के डक्ट के साथ, अग्नाशय की डक्ट के साथ, और उसने बनाया हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। ये हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट जो है खुलती है आपके इंटेस्टाइन में, छोटी आंत के पहले हिस्से में, दैट इज ड्यूडेनम में, ठीक है। और यहाँ पे क्या आता है, आपका बाइल आया, ठीक है। पैंक्रियाटिक डक्ट के अंदर आ रहे थे पैंक्रियाटिक जूस, यानी कि जो पैंक्रियाज ने अपना जूस बनाया। अब ये दोनों चीजें, बाइल और पैंक्रियाटिक जूस, आपका पहुंच गया इंटेस्टाइन के अंदर। सो कुल मिला के इंटेस्टाइन या छोटी आंत के अंदर जो है 3 रस या 3 जूस आते हैं। एक तो उसका खुद का इंटेस्टाइनल जूस जिसको हमने सकस एंट्रिकस कहा था, दूसरा आया आपका बाइल जूस, और तीसरा आया पैंक्रियाटिक जूस। और ये तीनों चीजें मिलकर आपका फाइनल पाचन या डाइजेशन छोटी आंत के अंदर पूरा करते हैं। इतना क्लियर है? एक पॉइंट और याद रखना, जो तुम्हारी ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट खुलती है ड्यूडेनम के अंदर, यहां पर भी एक गार्ड मौजूद होता है, एक स्पिंचर मौजूद होता है। इसको कहते हैं हम स्पिंचर ऑफ ऑडी, ताकि ये जूसेस जो है वापस से इनका बैक फ्लो ना हो सके। अब वापस से आ जाओ लिवर के ऊपर। तो लिवर ने बनाया बाइल, ठीक है। बाइल को आपका स्टोर और कॉन्सेंट्रेट करा पित्त की थैली गॉल ब्लैडर ने। अब इस बाइल का एक्चुअल में फंक्शन क्या था? देखो, बाइल जो है ना, ये डाइजेशन में मदद नहीं करता, यानी कि ये पाचन में मदद नहीं करता। इसके अंदर कुछ सॉल्ट्स या लवण मौजूद होते हैं जो बड़े बड़े फैट के कणों को, वसा के जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ने का काम करते हैं। तो ये चीज भी कई बार आ जाती है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो डाइजेशन में मदद नहीं करती। वो है बाइल, क्योंकि बाइल के अंदर कोई एंजाइम मौजूद नहीं होता, इसके अंदर सिर्फ कुछ लवण या सॉल्ट्स मौजूद होते हैं जो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ने में मदद करते हैं। तो लिवर कंप्लीट होता है यहाँ पे। पैंक्रियास का भी थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग गया कि पैंक्रिया या अग्नाशय अपना खुद का एक जूस बनाता है, क्योंकि इसके पास अपनी खुद की ग्रंथियां होती है जिसको कहते हैं पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स। ऑल्सो जब हमने एंडोक्राइन चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि पैंक्रिया क्या है, एक मिश्रित ग्रंथि है जिसके पास एक्सोक्राइन पोर्शन भी है और एंडोक्राइन पोर्शन भी है। एंडोक्राइन का फंक्शन जो है हमने एंडोक्राइन वाले टॉपिक में कवर करा। एक्सोक्राइन यहाँ आपका डाइजेशन में मदद करता है क्योंकि ये कुछ एंजाइम्स बनाता है, और वो एंजाइम्स हैं आपके पैंक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि आपके कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च के डाइजेशन में मदद करते हैं। दूसरा है पैंक्रियाटिक लाइपेज, जो फैट्स के डाइजेशन में मदद करते हैं। एंड तीसरा है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। सो आई होप आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। सो नाउ वी विल कवर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन आहार नाल के कौन कौन से हिस्से में होता है और कौन कौन से एंजाइम्स जो है उसके पाचन में मदद करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं माउथ या फिर बकल कैविटी के साथ। तो यहाँ पर आपको पता है कि स्लाइवरी ग्लैंड्स थी, लार ग्रंथियां थी, जिन्होंने स्लाइवरी अमाइलेज एंजाइम सिक्रीट करा था। ये स्लाइवरी अमाइलेज आपके स्टार्च के ऊपर एक्ट करेगा और स्टार्च को तोड़ेगा माल्टोज के अंदर, ठीक। देन अगला हिस्सा है हमारा स्टमक या फिर अमाशय। देखो, यहाँ पे तुमने पढ़ा था कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है और आपका पीएच एसिडिक होता है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं कर पाता। रीजन क्या है? एसिडिक पीएच जो है स्टमक का, क्योंकि यहाँ पे एंजाइम्स काम नहीं कर पाते, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे फाइनल डाइजेशन हो जाता है आपके कार्बोहाइड्रेट्स का, जहां पे स्टार्च पे एक्ट करता है पैंक्रियाटिक अमाइलेज। अब पैंक्रियाटिक नाम है तो यानी कहां से आया? पैंक्रियास से आया। इसने स्टार्च को तोड़ा माल्टोज में। फिर सुक्रोज के ऊपर एक्ट करता है सुक्रेज। नाम याद रखना बहुत आसान है, जैसे अगर सुक्रोज को तोड़ना है, ठीक है, तो उसके ऊपर कौन एक्ट करेगा? सुक्रेज। माल्टोज को तोड़ना है तो कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? माल्टेज। लैक्टोज के लिए लैक्टेज। और ये सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब हमारी क्या है? डाइसैकेराइड शुगर्स हैं। डाइसैकेराइड का मतलब क्या हुआ? ये दो सरल शक्कर से बनी हुई है। सुक्रोज बनी होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज से, तो सुक्रेज एंजाइम इसको तोड़ देता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। माल्टेज माल्टोज को तोड़ेगा दो ग्लूकोज के अंदर, और लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को तोड़ेगा ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर। तो अब ये सबसे सरल फॉर्म आ गई हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सबसे सिंपल शुगर है। इससे आगे आप कार्बोहाइड्रेट को और नहीं तोड़ सकते। अब इन सबका आगे क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है यही छोटी आंत के अंदर। सो दिस वॉज योर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। है आपका प्रोटीन का पाचन।
तो देखो, मुंह के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, ना प्रोटीन का होता है ना फैट का। अगला ऑर्गन आ जाता है हमारा स्टमक। तो स्टमक के अंदर आपके प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करता है पेप्सिन, जो कि हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है, यानी कि अमाशय की ग्रंथियों ने सिक्रीट करा था। ये प्रोटीन को तोड़ता है पेप्टाइड्स के अंदर। पेप्टाइड्स क्या होती है? चेन होती है अमाइनो एसिड्स की। फिर छोटी आंत की बात करेंगे तो छोटी आंत में आपके पास छोटी आंत का रस भी था, पैंक्रियाटिक जूस भी था, ठीक। तो ये दोनों मिलके कंप्लीट प्रोटीन का डाइजेशन यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन्स के ऊपर एक्ट करेंगे आपके एंजाइम्स ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, जो कि आपके पैंक्रियाटिक जूस से आते हैं, और ये फर्दर इनको तोड़ेंगे छोटे छोटे पेप्टाइड चेन में। और फिर पेप्टाइड के ऊपर एक्ट करेगा पेप्टिडेजेस, और पेप्टिडेजेस जो है वो फाइनली इनको तोड़ देगा अमाइनो एसिड्स के अंदर। एंड क्योंकि हम सबको पता है कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, तो फर्दर अब यहाँ पे इसका और कोई डाइजेशन नहीं होता। अमाइनो एसिड्स जो है वो एब्जॉर्ब किए जाएंगे ब्लड के द्वारा। देन कमिंग टू डाइजेशन ऑफ फैट्स, यानी कि वसा। माउथ के अंदर नो डाइजेशन ऑफ फैट, ओनली सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का। स्टमक की बात करेंगे तो यहाँ पे एक एंजाइम होता है गैस्ट्रिक लाइपेज, जो इसको तोड़ता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। एंड लास्ट स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करेंगे तो यहाँ पे ये जो फैट के छोटे छोटे से बड़े बड़े कण होते हैं, इनको बाइल सॉल्ट्स, बाइल लवण जो होते हैं, वो तोड़ते हैं छोटे छोटे कणों में, जिसको कहते हैं इमल्सिफाइड फैट ड्रॉपलेट्स, ठीक। और इन छोटे छोटे फैट के कणों के ऊपर एक्ट करता है आपका पैंक्रियाटिक लाइपेज, जो पैंक्रियाटिक जूस से आया, और फाइनली ये फैट या वसा को तोड़ देता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल की फॉर्म में। एंड यहां से अब इसका भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है छोटी आंत के अंदर। तो डाइजेशन जो था वो पूरा इस तरीके से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज योर दिस एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन भी कहाँ होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड आहार नाल के कौन से हिस्से में होता है? दैट इज इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अब पढ़ते हैं हम एब्जॉर्प्शन के बारे में। देखो, जितने भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस यानी पानी में घुलनशील पदार्थ जो होते हैं, जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, ये सब तो डायरेक्टली आपके ब्लड में इनका अवशोषण या एब्जॉर्प्शन हो जाता है। लेकिन अगर फैट्स और ग्लिसरॉल की बात करें तो फैट जो होता है पानी में सॉल्युबल नहीं होता, राइट। तो फैट क्या करता है? बाइल सॉल्ट्स के साथ मिलके छोटे छोटे से कण बनाता है, स्फेरिकल मॉलिक्यूल्स बनाता है, जिसको कहते हैं मिसल्स। और ये मिसल्स जो है ना, ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। ये यहाँ से एंटर करते हैं आपके लिम्फ वेसल्स यानी कि लसिका वाहिकाओं में, और वहां से भेजे जाते हैं ब्लड में, एंड देन ब्लड के द्वारा डिफरेंट सेल्स ऑफ द बॉडी हर एक कोशिका के पास पहुंच जाता है। तो ये था आपका एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा एक चीज याद रखना कि 90% एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा जो होता है वो आपकी छोटी आंत के आखिरी हिस्से यानी इलियम के अंदर होता है। 100% तो आपका कहाँ पर हो रहा है? पूरा का पूरा इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग। लेकिन 90% कहाँ पर हो रहा है? इन योर इलियम पार्ट। जबकि लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत की बात करें तो वहां पे थोड़ा बहुत एब्जॉर्प्शन होता है आपके पानी का या फिर कुछ वाइटामिन का, जो मैंने पहले ही बता दिया था। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितने भी हमने डाइजेस्टिव जूसेस पढ़े, जैसे सलाइवरी जूस पढ़ा, इंटेस्टाइनल जूस पढ़ा, इन सबका ना अपना एक पीएच होता है, ठीक है। अब आपको पीएच जो है याद होना चाहिए। स्लाइवरी जूस का मैंने बता दिया था 6.8 होता है, कि गैस्ट्रिक जूस जो है उसका 1.2 के आसपास होता है, मतलब 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू होती है, ठीक। ऑप्शन में कुछ भी आ सकती है। बाइल जूस की बात करेंगे तो इसका पीएच लगभग 8 होता है, यानी ये एल्कलाइन होता है, ठीक। पैंक्रियाटिक का लगभग 8.8 होता है और इंटेस्टाइनल का 8.3 होता है। तो इंटेस्टाइनल जूस, बाइल और पैंक्रियाटिक जूस, ये तीनों के तीनों क्या हो गए? एल्कलाइन हो गए। दैट मीन्स आपके इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर मीडियम कैसा है? एल्कलाइन मीडियम है। नाउ लास्ट थिंग, आपने ये विलाय नाम सुना होगा पहले भी। तो विलाय बेसिकली क्या है? ये स्मॉल हेयर लाइक या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। ये बालों की तरह बहुत छोटी छोटी सी प्रोजेक्शंस होती है, जो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत जो है उसकी वॉल्स के आसपास दिखेगी, ठीक। तो ये विलाय का फंक्शन क्या होता है? ये एब्जॉर्प्शन में मदद करती है। ये सरफेस एरिया जो है उसको बढ़ा देती है एब्जॉर्प्शन के लिए। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विलाय? विलाय का क्या फंक्शन है या ये कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? सो इट इज लोकेटेड इन योर स्मॉल इंटेस्टाइन। सो विद दिस वी फिनिश द थ्योरी पार्ट ऑफ डाइजेशन। अब शुरू करते हैं हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सो पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक एंड व्हाई इज द स्टमक लाइनिंग नॉट डैमेज्ड बाय इट। तो आपने अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या काम होता है, क्या भूमिका होती है, वो बतानी है। एंड दूसरा कि अमाशय की परत इससे क्षतिग्रस्त क्यों नहीं होती। तो पहले पार्ट को हम आंसर करेंगे। देखो, HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड है, दैट मीन्स ये स्टमक के अंदर एक एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है। इसका पीएच कितना होता है? 1.2 के आसपास होता है।
अब ये HCl क्या करेगा, आपके फूड के साथ जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर करेंगे ये उनका खात्मा करता है स्टमक के अंदर। एंड सेकंड पॉइंट कि आपको पता है एक एंजाइम है हमारा पेप्सिनोजन, या हम उसको पेप्सिन कह सकते हैं, ठीक। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म होती है, ये उसको कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म के अंदर, पेप्सिन के अंदर। तो ये दो इंपॉर्टेंट रोल होते हैं आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड के। एंड वाई इज द स्टमक लाइनिंग नॉट डैमेज्ड बाय इट। अब इस अमल से आपकी स्टमक की जो लाइनिंग है वो डैमेज क्यों नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि म्यूकस सेल्स नाम के एक स्पेशलाइज्ड हमारी सेल्स या कोशिकाएं होती हैं इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर, जो म्यूकस यानी श्लेष्मा का स्राव करती हैं और इसकी मोटी परत बना लेती है, सो दैट आपका स्टमक HCl की वजह से डैमेज ना हो। ऑल्सो ये जो मैंने pH 1.2 अलग से मेंशन करा है, ये कुछ टाइपिंग में एरर था, तो इसको करेक्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे एडिटिंग में सही कर दिया है, तो pH आपका 1.2 ही होता है। Now, next question. Discuss the role and functions of the major digestive glands in the human body. So, आपने इसमें जितने भी पाचन ग्रंथियां हैं हमारी मुख्य, उनके फंक्शंस जो है उसको डिस्क्राइब करना है, ठीक। इधर आई हैव प्लेस्ड इंग्लिश वाली स्लाइड क्योंकि लॉन्ग आंसर था, नेक्स्ट स्लाइड में हिंदी की ऐड कर दूंगी। तो इसमें आप सबसे पहले डिफाइन करोगे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स क्या होती है। सो बेसिकली डाइजेस्टिव ग्लैंड्स जो है ये सिक्रीट करती हैं कुछ स्पेशलाइज्ड जूसेस जिसके अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, और वो एंजाइम्स आपके फूड के कॉम्प्लेक्स जटिल सब्सटेंसेस को तोड़ते हैं सिंपल फॉर्म्स के अंदर, सरल फॉर्म्स के अंदर तोड़ते हैं, जिससे ईजिली उसका एब्जॉर्प्शन हो सके, अवशोषण हो सके ब्लड के अंदर, ठीक। नाउ तीन जो हमारी प्रमुख ग्रंथियां हैं, सबसे पहले स्लाइवरी ग्लैंड्स या लार ग्रंथियां, इसकी लोकेशन होती है ओरल कैविटी, जिसको आप बकल कैविटी भी कहते हो, या मुख गुहा, और ये 3 पेयर्स में होती है। सिक्रीशंस की बात करेंगे तो ये सिक्रीट करती है सलाइवा नाम का जूस, जिसके अंदर आपको मिलता है सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन एंजाइम, और साथ में म्यूकस या श्लेष्मा। फंक्शंस, तो स्लाइवरी अमाइलेज जो है वो आपके स्टार्च का ब्रेकडाउन करता है करीबन 30% यहाँ पर, दैट इज इन योर बकल कैविटी। देन उसके बाद म्यूकस जो है वो आपके खाने को सॉफ्ट बनाता है। देखो जब भी हम खाना मुंह में लेते हैं तो लार क्या होती है, उसके साथ मिल जाती है, ठीक, और वो सॉफ्ट सा एक लड्डू बन जाता है जिसका नाम मैंने बताया था, दैट इज बोलस, और बोलस फिर निगलना ईजी हो जाता है। और तीसरा, इसी सलाइवा के अंदर मिलता है एक लाइजोजाइम नाम का एंजाइम, जो खाने के साथ एंटर करने वाले बैक्टीरिया या जीवाणु को आपके मुंह के अंदर मारता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है हमारी लिवर या यकृत। लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, पित्त का रस, ठीक है, जिसके अंदर बाइल सॉल्ट्स यानी कि लवण होते हैं लेकिन कोई एंजाइम्स नहीं होता, और इसका फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन। ना इमल्सिफिकेशन क्या होता है, ये जो बाइल सॉल्ट्स है ना, ये फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स कण होते हैं उनको तोड़ देता है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, ठीक है, ताकि आगे जाके जो पैंक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम है ये उसके ऊपर एक्ट कर सके और फाइनल डाइजेशन कर सके फैट या वसा का। देन तीसरी ग्रंथि है हमारी पैंक्रियाज या अग्नाशय, ये बनाती है पैंक्रियाटिक जूस, और पैंक्रियाटिक जूस के अंदर मिलते हैं आपको एंजाइम्स सच एज ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, जो प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। अगला है कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम, दैट इज अमाइलेज, और फिर लास्ट में फैट के डाइजेशन के लिए यू हैव पैंक्रियाटिक लाइपेज। सो दिस क्वेश्चन वॉज फॉर 3 मार्क्स, एंड ये रहा इसका हिंदी वाला पोर्शन। यू मे पॉज द वीडियो एंड वॉच इट। अब शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ह्यूमन स्टमक। आपने स्टमक यानी अमाशय का स्ट्रक्चर बताना है और उसका फंक्शन बताना है, एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ डिफरेंट सिक्रीशंस ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। और इस अमाशय या स्टमक के अंदर पाए जाने वाले गैस्ट्रिक ग्रंथियाँ जो होती हैं, इनके सिक्रीशंस के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्टमक है दैट इज योर जे शेप्ड ऑर्गन, ये जे के आकार का होता है। पार्ट्स की बात करो इसके, तो आपको 4 पार्ट्स बताए थे जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हो। सबसे पहला हिस्सा जो होता है कार्डियक होता है, ठीक है, जहाँ पे ईसोफेगस आपकी फूड पाइप जो थी वो ओपन होती है। दूसरा हिस्सा होता है फंडस, यूजुअली ये गैस से भरा हुआ होता है। तीसरा बॉडी जो है वो सबसे मेन रीजन होता है, सेंट्रल रीजन होता है, जहाँ पे डाइजेशन जो है वो चलता है। एंड लास्ट होता है आपका पाइलोरस, और पाइलोरस जो है एक बहुत छोटा सा नैरो पतला सा रीजन होता है जो कनेक्ट करता है आपकी छोटी आंत के पहले हिस्से दैट इज ड्यूडेनम को। सो दिस वॉज योर स्ट्रक्चर। कमिंग टू फंक्शन, सो स्टमक आपके खाने को 3 से 4 घंटे अपने पास रखता है, यहाँ पे खाने का डाइजेशन होता है। एक्चुअली इसके अंदर कुछ मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, चर्निंग मूवमेंट जिसको कहते हैं, जिसमें आपका खाना मिक्स करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स द्वारा सिक्रीट की गई जूसेस के साथ, ठीक है, जिसके अंदर आपका HCl होता है, पेप्सिन होता है। तो जब ये आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड जूस के साथ मिल जाता है खाना,
तो जो स्टमक में अब आपका खाना पड़ा होता है ये सेमी सॉलिड फॉर्म का हो जाता है, ठीक है, या ना, ये पूरी तरीके से ठोस भी नहीं है और पूरी तरीके से लिक्विड भी नहीं है, और इस फॉर्म ऑफ फूड को हम कहते हैं काइम, CHYME। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ स्टमक। नेक्स्ट, कौन कौन सी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है और उनके सिक्रीशंस क्या क्या है। देखो, जो इनर लाइनिंग होती है स्टमक की, ठीक है, उसके अंदर काफ़ी सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो बनाती हैं आपका गैस्ट्रिक जूस, और इसके 3 मेन घटक या कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला होता है आपका HCl। HCl जो होता है उसका pH होता है 1.2, तो ये स्टमक के अंदर, अमाशय के अंदर एक एसिडिक इन्वायरमेंट जो है क्रिएट करता है, जो इनएक्टिव एंजाइम, जो एक्टिव नहीं था एंजाइम, ठीक है, सक्रिय नहीं था, पेप्सिनोजेन, इसको कन्वर्ट करता है एक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में। और दूसरा, ये हार्मफुल बैक्टीरिया और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके फूड के साथ एंटर करते हैं उनको भी किल करता है। कमिंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है, ये प्रोटीन को तोड़ता है छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स कणों के अंदर पेप्टोन प्रोटियोसिस में, और इसको काम करने के लिए एसिडिक मीडियम चाहिए होता है, जो कहाँ से मिल रहा है आपको, HCl की वजह से मिल रहा है। और लास्ट आता है म्यूकस। सो म्यूकस जो होता है वो पूरी इनर लाइनिंग, अंदर की तरफ से स्टमक में एक मोटी परत बनाता है, ठीक है, ताकि ये जो HCl था ये उस स्टमक की लाइनिंग को जो है खराब ना कर सके। सो वी आंसर्ड कंप्लीट क्वेश्चन, जितने भी पार्ट्स थे वो सारे आंसर कर दिए हमने। ये प्रॉपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और आप इसमें चाहो तो स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक जो है उसको दिखाने के लिए ये वाला डायग्राम भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा, जैसे मैंने आपको थ्योरी पार्ट में पढ़ाया कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हमारी ऑक्जेंटिक या पेरिटियल कोशिकाएं सिक्रीट करती है, पेप्सिन का स्राव जो है वो चीफ सेल्स करते हैं, तो आप उन सेल्स का भी मेंशन कर सकते हो इस आंसर के बीच में। सो ये रहा आपका हिंदी में आंसर, यू में पॉज इट और फिर आप नोट डाउन कर सकते हो। ना लास्ट 3 क्वेश्चंस जो आपने खुद से सॉल्व करने हैं, खुद से आंसर राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ प्रोटीन डाइजेशन इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया व्याख्या कीजिए। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाना है कि कौन से पार्ट में कहाँ पे प्रोटीन का कितना डाइजेशन होता है। मेंशन द ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड, ठीक है, जिन जिन अंगों में होगा उनका नाम लिखना है, क्या क्या एंजाइम्स वो सिक्रीट कर रहे हैं, एंड फाइनल प्रोडक्ट जो है प्रोटीन के पाचन से क्या बनता है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ फाउंड इन एन एडल्ट ह्यूमन एंड देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। तो एडल्ट ह्यूमन के अंदर एक क्या क्या आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, दांत देखने को मिलते हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स, ठीक है, इनके नाम लिखने हैं, इनका फंक्शन लिखना है। ऑल्सो राइट द डेंटल फॉर्मूला फॉर एन एडल्ट ह्यूमन। और आपको मैंने एक दंत सूत्र बताया था एडल्ट ह्यूमन के अंदर क्या होता है, 2 1 2 3, वो भी मेंशन करना है। देन थर्ड क्वेश्चन, what is peristalsis and where does it occur in the digestive tract, ठीक है, तो कर्माकुंचन यानी कि पेरिस्टालसिस किसको कहते हैं, ठीक है, ये किस प्रकार की गति होती है और कहाँ होती है आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ऑल्सो एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बड़ी आंत का मानव पाचन तंत्र के अंदर क्या रोल होता है, क्या फंक्शन होता है, वो बताना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स, सेकेंड फॉर 5 एंड थर्ड फॉर 3 मार्क्स। जितने मार्क्स मेंशन्ड है उसी हिसाब से आपने आंसर करना है। सो विद दिस डाइजेशन की थ्योरी प्लस आंसर राइटिंग दोनों कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में वी विल डू MCQ क्वेश्चंस, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं इस चैप्टर से। सो येस, इफ़ यू एंजॉयड द वीडियो काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड कोई डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऑल्सो MCQ में मैं कोशिश करूँगी कि थोड़े ऐसे क्वेश्चंस डालूँ जो 11th के अनटच्ड पार्ट्स हैं हमारे, जैसे पियर्स पैचेस वगैरह इसी चैप्टर का पार्ट है, तो वो वहाँ से आपको MCQ में कवर हो जाए। तो मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो, विच प्रोबेबली विल कम डे आफ्टर टुमारो। एंड येस, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।